हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन जॉब मिशन में। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको हर एक आने वाली वीडियो के बारे में पता चले। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे करंट सिनेरियो ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया, या हम ये कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया। फिजिकल एजुकेशन को इंडिया में क्या समझा जाता है? अगर आप अपने आप को एग्जामिन करेंगे, अगर आप फिज़िकल एजुकेशन के स्टूडेंट हैं या फिज़िकल एजुकेशन से जुड़े हुए हैं एज ए टीचर, एज ए कोच, या अगर आप उन बच्चों से पूछे जो अभी फिज़िकल एजुकेशन में कोई कोर्स कर रहे हैं, चाहे बीपीएड कर रहा है कोई, चाहे एमपीएड कर रहा है कोई, तो अगर आप उनसे ये पूछे कि वाई फिज़िकल एजुकेशन, आपने फ़िज़िकल एजुकेशन क्यों चुना, आपने फिज़िकल एजुकेशन को स्ट्रीम क्यों लिया, या अगर आप 11th और 12th के वाले बच्चे से पूछेंगे कि आपने फिज़िकल एजुकेशन सब्जेक्ट को क्यों ले लिया है, तो उनके जवाब कुछ ऐसे होंगे। सबसे पहले कोई कहेगा कि मुझे स्पोर्ट पर्सन बनना है, इसीलिए मैं फिज़िकल एजुकेशन में आया। अक्सर आप बीपीएड वाले बच्चों से जब पूछेंगे तो वही जवाब देते हैं। कोई कहेगा मुझे कोच बनना है, कोई कहेगा मुझे बस बिकॉज आई लव प्लेइंग, मुझे खेलना पसंद है। जो 11th और 12th वाले बच्चे हैं वो अक्सर ये कहते हैं कि हमें अच्छी परसेंटेज स्कोर करनी है, इसीलिए हमने ले लिया। तो आप ये देख लीजिए कि फिज़िकल एजुकेशन को हमने दो चार सेक्टर्स में महदूद कर लिया है, बाउंड कर लिया है। कोई स्पोर्ट पर्सन बनना चाहता है, कोई कोच, किसी को खेलना पसंद है, कोई परसेंटेज के लिए। लेकिन जो मकसद था फिज़िकल एजुकेशन का, वो पूरा नहीं हुआ। ये फॉल्ट क्यों आ रहा है? ये फॉल्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने फिज़िकल एजुकेशन को मिस रिप्रेजेंट किया है। यानी कि इस फिज़िकल एजुकेशन जो था, जो है और जो होना चाहिए, वो हम बताते नहीं है। हमने बस ये फिजिकल एजुकेशन की तस्वीर ही दिखाई है कि एक आदमी है जिसके मुंह में एक विसल है, उसके हाथ में डंडा है, वो बहुत चिल्लाता है, डिसिप्लिन मेंटेन करता है। इतना ही हमने फिजिकल एजुकेशन को बताया। ये गलती कहाँ से हुई? ये गलती हुई जब अंग्रेज यहाँ पर हुकूमत कर रहे थे, तो उन्होंने जो फिजिकल एजुकेशन हमें दिया, हमने भी वही ले लिया। हमने उसके आगे कभी उसे चेंज करने के लिए कुछ सोचा ही नहीं। इसीलिए हम फिजिकल एजुकेशन को मिस रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसकी वजह से फिजिकल एजुकेशन को अगर एज एन एकेडमिक सब्जेक्ट देखेंगे तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि फिजिकल एजुकेशन में नेट भी एग्ज़ाम होता है कोई। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि फिजिकल एजुकेशन में कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। ये सारी चीज़ें पता ही नहीं है क्योंकि इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमेशा गलत हुई हुई है। तो अगर आप देखें, जो मेरी खुद की अपनी पर्सनल राय है वो ये है कि फिज़िकल एजुकेशन जो है और जो फिज़िकल एजुकेटर है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक डॉक्टर से भी बढ़कर है। अब आप बताएंगे कैसे? तो अगर आप देखें, जो डॉक्टर का जो काम होता है, उसका काम होता है कि अगर कोई मरीज़ है उसको दवाई दे दे, उसको ठीक करे। कुल मिलाकर बात यह है कि उसकी हेल्थ को ठीक करे वो। लेकिन अगर आप फिजिकल एजुकेटर को देखेंगे, अगर वो काम वही करता जो उससे एक्सपेक्ट उससे ये काम था कि वो बच्चों को, चाहे सोसाइटी में जितने भी आते हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, हर एक को फिजिकल एक्टिविटी की तरफ ले आता, तो मुमकिन था कि हम उन सारी सोसाइटी का हेल्थ जो है उसको प्रिजर्व कर लेते, उसको बीमारी नहीं होने देते। तो जब हम उसे बीमारी नहीं होने देते तो उसको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। दैट इज वाई आई एम सेइंग कि responsibility of physical educator is more than a doctor, because doctor cures our health and physical educator can preserve our health. So इस वक्त की जो नीड ऑफ द आवर वो है, जो है वो ये है कि हमें जो अपना जो मॉडल है फिजिकल एजुकेशन का, जो इस वक्त अप्लाई हो रहा है पूरे इंडिया में, चाहे यूनिवर्सिटी लेवल पे है, चाहे स्कूल लेवल पे है, तो उसे थोड़ा चेंज करना है। चेंज क्या करना है? हमने जो इस मॉडल जो हमने इख्तियार कर लिया है, जो मॉडल हम यूज़ कर रहे हैं, वो मॉडल है स्पोर्ट्स मॉडल। यानी कि हमने फिजिकल एजुकेशन को बस स्पोर्ट्स की नज़र से देखा है। ये बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है स्पोर्ट्स की। लेकिन आप खुद देखिए कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 130 करोड़ है, अराउंड अप्रॉक्सीमेटली। तो आप 130 करोड़ हर एक को स्पोर्ट्स पर्सन नहीं बना सकते। आपका 130 करोड़ 100 करोड़ पॉपुलेशन नहीं जा सकती ओलंपिक्स खेलने के लिए। अगर आप देखिए
तो मुश्किल से 10,000 पहले पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें से हम ट्रायल करेंगे, फिर लास्ट तक 500 या 600 एथलीट हम कर सकते हैं जो ओलंपिक्स रिप्रेजेंट करने जाते हैं। चलो मान लीजिए स्पोर्ट्स के ज़रिए से हमने 1 लाख लोग भी खिला लिए, लेकिन बाकी लोगों का क्या? तो बाकी जो लोग हैं उनको तो हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि इस टाइम की ज़रूरत जो है वो स्पोर्ट्स मॉडल को छोड़कर हेल्थ मॉडल की तरफ आने की ज़रूरत है हमें। स्पोर्ट्स मॉडल में और एक चीज़ ये है कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, हर एक गांव में आपका स्टेडियम होना चाहिए, और फिर बच्चों को सिर्फ खेलना ही नहीं है, उनकी डाइट भी तो देनी है आपको। स्पोर्ट्स मॉडल अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन बनना है तो न्यूट्रिशन भी तो होना चाहिए, उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए, जो कि एक महंगी चीज़ है, हर एक बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता प्रॉपर न्यूट्रिशन, बैलेंस्ड डाइट। हेल्थ मॉडल में क्या है, सिर्फ बच्चा आएगा, आप उसे बस इक्विपमेंट दे दीजिए, इवन इक्विपमेंट भी मत दे दीजिए, वो बस खेले, आप उसे किसी भी तरह फिजिकल एक्टिविटी में लाए, इवन वो सिर्फ चले। आप स्कूल में ये कीजिए कि बच्चे चल कर आएंगे, तो उस वजह से क्या होगा, हमारे जो बच्चे हैं जब चलेंगे तो वो दूसरे जो डायबिटीज़ है या अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनसे बचेंगे। आपको पता होना चाहिए इंडिया को इस टाइम डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहते हैं। वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो लेथार्जिक हो चुका है, फिजिकल एक्टिविटी हो ही नहीं रही है, इनएक्टिविटी बढ़ गई है। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग दैट वी हैव टू मूव फ्रॉम स्पोर्ट्स मॉडल टू हेल्थ मॉडल एंड प्रमोट फिजिकल एजुकेशन एट ऑल पॉसिबल लेवल्स। इस फिजिकल एजुकेशन को मिस रिप्रेजेंट किया गया है और हमें इसको, जो इसका असल मकसद था वो सबको बताना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें फिजिकल एजुकेशन करिकुलम में कुछ चेंजेस लानी पड़ेंगी। ठीक है, ओके। तो अगर आप, मैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन फिजिकल एजुकेशन के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। ऑस्ट्रेलियन फिजिकल एजुकेशन जो है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया की जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 2.5 करोड़ से 3 करोड़ तक है। ठीक है, और उनके जो गोल्ड मेडल्स है ओलंपिक्स में वो 120 से ज़्यादा है। ये कैसे है, हाउ इज़ दिस पॉसिबल? उसकी जो मेन वजह है वो उनका करिकुलम ऑफ फिजिकल एजुकेशन है। आप देख लीजिए, उनका जो करिकुलम फिजिकल एजुकेशन जो बनाता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एक्रा नाम है ऑस्ट्रेलियन करिकुलम असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग अथॉरिटी। तो उनके जो करिकुलम में जो बातें दी गई है वो किन पे फोकस कर रहे हैं? सबसे पहली बात, वो मेंटल हेल्थ पे फोकस कर रहे हैं, प्रमोटिंग इंक्लूडिंग डेवलपिंग स्किल्स, कोपिंग स्ट्रेटजीज, अर्ली हेल्प सीकिंग। मेंटल हेल्थ की तरफ पहला फोकस है उनका। अगर आपको WHO की हेल्थ की डेफिनेशन पता होगी तो उसमें भी मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सोशल डायमेंशन, ये सारी चीज़ें दी गई हुई है। तो आप ऑस्ट्रेलिया का जो करिकुलम देखेंगे फिजिकल एजुकेशन का, सबसे पहली बात उनके ऊपर है मेंटल हेल्थ के ऊपर। दूसरी जो बात उनकी है वो सेक्सुअलिटी एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। इस वाले पॉइंट को हिंदुस्तान में या इंडिया में कहीं पर भी नहीं बताया जाता। इसको एक टैबू समझा जाता है, गुनाह समझा जाता है बोलने में, जिस वजह से हमारे जो बच्चे हैं, हमारे एथलीट्स हैं, इवन नॉर्मल लोग भी है, उनको पता ही नहीं होता है सेक्सुअलिटी हेल्थ क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, और इस वजह से फिर वो बीमार होते हैं। तीसरी बात जो है उनकी वो है फूड एंड न्यूट्रिशन। इसमें उनको वो बताते हैं एनर्जी नीड्स क्या होती है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या होती है, और परफॉर्मेंस के लिए कौन सी न्यूट्रिशन होनी चाहिए, ये सारा पढ़ाया जाता है। उनको सेफ्टी के बारे में बताया जाता है, पर्सनल सेफ्टी के बारे में बताया जाता है, रोड सेफ्टी के बारे में बताया जाता है, वाटर सेफ्टी, सन सेफ्टी, स्पोर्ट्स सेफ्टी, फर्स्ट एड, इमरजेंसी, ये सारी चीज़ें उनको, आप करिकुलम देख लीजिए कैसे उनको इन्होंने बेहतरीन करिकुलम डिज़ाइन किया हुआ है। उसके बाद उनको ड्रग यूज़ के बारे में बताया जाता है कि ड्रग यूज़ और हेल्थ बिहेवियर के दरमियान कौन सी रिलेशन है, और कौन से ड्रग्स ऐसे हैं जो कि बैन्ड है, जो आपको यूज़ नहीं करने चाहिए, और कौन से यूज़ करने चाहिए, और उनकी क्या कंडीशन है, कब यूज़ करनी चाहिए। उनको रिलेशनशिप के बारे में बताया जाता है, उनको रेस्पेक्ट देने के बारे में बताया जाता है। ये हमारी बात योग के अंदर भी थी। योग के जो एलिमेंट्स है, 8 एलिमेंट्स ऑफ योगा, उनमें अगर हम देखें तो उसमें भी ये चीज़ें बताई गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम योग की जो फिलॉसफी है वो बच्चों को बताते नहीं है। हम आसनस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, बल्कि योग की फिलॉसफी जो है, जो कि एक वे ऑफ लाइफ थी, उस पे हम जोर नहीं देते। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि करिकुलम को चेंज करने की ज़रूरत है अब पूरे इंडिया में। फिजिकल एजुकेशन करिकुलम की बात मैं कर रहा हूँ, जो कि पिछले 70 साल से एक ही हम स्पोर्ट मॉडल की तरफ
पढ़ रहे हैं और जिससे हमें कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ है उतना, ठीक है। हम हर बार ओलंपिक्स में हमारी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रहती, ठीक है। तो अब करिकुलम को चेंज करने की ज़रूरत है, लेकिन करिकुलम को चेंज करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि करिकुलम है क्या। तो करिकुलम की जो डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पे दी गई होगी, तो वो ये है कि करिकुलम इज एवरीथिंग दैट हैपन्स इन एनी इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन। करिकुलम वो हर एक चीज़ है जो एक इंस्टीट्यूट में या एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है। इसमें सिर्फ पढ़ाई ही नहीं आती, इसमें यह आता है कि अगर आप एक हॉस्टल में रहते हैं तो आप हॉस्टल में अपने फ्रेंड सर्कल जो है आपके साथ या रूममेट्स है जो है उनके साथ कैसे रह रहे हैं। जो मैंने अभी ऑस्ट्रेलियन करिकुलम की बात कही थी वो रिलेशनशिप के बारे में पढ़ाते हैं। इसमें यह आता है कि आपका जो बिहेवियर है जब आप डाइनिंग हॉल में जाते हैं, डाइनिंग कैसे करते हैं, आपका बिहेवियर टूवर्ड्स एल्डर्स कैसा है, बिहेवियर टूवर्ड्स जो आपके छोटे हैं यंगर वंस उनके साथ कैसा है। तो ओवरऑल जो एकेडमिक प्रोसेस में जितनी भी एक्सपीरियंसेस कॉन्स्टिट्यूट होती है वो करिकुलम है, ठीक है। तो इसकी इम्पोर्टेंस जो करिकुलम की है वो आपके स्क्रीन पे दी हुई है। तो वो यही है कि प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू बोथ टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट्स। जब इस करिकुलम पता होगा तो इससे एक डायरेक्शन मिलती है टीचर्स को भी और स्टूडेंट्स को कि हमें जाना कहाँ है, हमें हमने क्या किया हुआ है। हमने बच्चों पर प्रेशर डाला है कि हमें प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। हम हमेशा यही सोचते हैं कि हमने पढ़ाया, फिजिकल एजुकेशन हमने पढ़ाया, ठीक है। तो आपको एट द एंड एक एग्ज़ाम होगा। अब हम ये देखते हैं कितने पास हुए कितने फेल हुए, ठीक है। प्रोडक्ट से हमें गर्ज होता है, लेकिन हम इस प्रोसेस की तरफ बहुत कम ध्यान देते हैं कि बच्चों ने कितना सीखा, जिसे हम लर्निंग आउटकम में भी पढ़ेंगे कि हमने सीखा कितना, उस पर हम कम ध्यान देते हैं। लेकिन इस पे ज़्यादा ध्यान होता है कि पास कितने हुए, ठीक है। तो उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ पॉइंटर्स है जो कि इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम है। तो इसको मैं स्किप करके आगे जो इस वक्त मेन पॉइंट मेरा था वो है कि डिज़ाइनिंग करिकुलम इन फिजिकल एजुकेशन। कि फिजिकल एजुकेशन में आप जब करिकुलम बनाएंगे तो आपको किन पॉइंटर्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और नेट एग्ज़ाम में अब चाहे नेट एग्ज़ाम हो, चाहे आपका हरियाणा वाला एग्ज़ाम हो, चाहे पीटीआई राजस्थान जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं इस टाइम, तो हर एक एग्ज़ाम में कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप एक किताब उठाएंगे और ऑब्जेक्टिव्स याद करेंगे और दे देंगे। करिकुलम से रिलेटेड नेट में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये पार्ट बड़े अच्छे से सुनना होगा और समझना होगा कि करिकुलम को डिज़ाइन कैसे किया जाता है। सबसे पहली बात है कि नीड एनालिसिस। सबसे पहले देखते हैं कि नीड, इस वक्त ज़रूरत क्या है, नीड है ना, नीड। तो नीड एनालिसिस में हम देखते हैं स्टूडेंट्स की नीड क्या है, सोसाइटी की नीड क्या है, कल्चर की नीड क्या है, नेशन की नीड क्या है, इकोनॉमी की नीड क्या है और खुद इंस्टीट्यूशन की नीड क्या है। और अगर आप इस टाइम देखेंगे तो आपको जो एक ही बात नज़र आएगी, जो एक ही ज़रूरत नज़र आएगी वो है हेल्थ। अभी कोरोना का चल रहा है इस टाइम पूरे वर्ल्ड में, तो सब चीज़ें ठप पड़ी हुई है, स्पोर्ट्स भी ठप पड़ा हुआ है, इंडस्ट्रीज ठप पड़ी, सब अपने जान के लाले पड़े हुए हैं सबके। सब कह रहे हैं कि बस हेल्थ किसी तरह बचाया जाए। लोग बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं वैक्सीन बनाने के लिए। क्यों? सबको ज़िंदा रहना है, हेल्थ। तो दैट्स वाई इस वक्त की जो नीड है, स्टूडेंट के नज़र से देखिए, सोसाइटी के नज़र से देखिए, इवन नेशन की नज़र से देखिए, तो वो सिर्फ हेल्थ है, ठीक है। तो हमने एक पहले जो एस्टेब्लिश किया है वो नीड है। तो अब हमें पता है कि हमें हेल्थ के ऊपर काम करना है। तो हमारा फिजिकल एजुकेशन करिकुलम ऐसा ही होना चाहिए कि जिसमें जो प्रोडक्ट है वो हेल्थ है, प्रोसेस है वो हेल्थ है, ठीक है, इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ। तो अब जो ये नीड है, नीड के बाद आपने नीड एनालाइज की, उसके बाद आपको एम एंड ऑब्जेक्टिव्स पता होना चाहिए। करिकुलम के अपने एम और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और वो जो एम और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो ब्रॉड भी हो सकते हैं और स्पेसिफिक भी हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स आपकी सीढ़ियों जैसे होते हैं, स्टेप बाय स्टेप ये आप लोग अचीव करते हैं और अल्टीमेटली आप अपने एम तक पहुंचते हैं। तो उस एम को सिलेक्ट करने में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं यहाँ पर जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले बात है कि एनालिसिस ऑफ आवर कल्चर। कल्चर कभी भी अपनी ट्रेडिशन जो है, अपने कल्चर जो है, अपने नॉर्म्स जो है, उन पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। हिंदुस्तानी कल्चर जो है हमें उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। हमने क्या किया, हमने कंप्रोमाइज़ किया योग के बारे में। हमने योग को छोड़कर वेस्टर्न कल्चर जब अपनाया
तो योग को तो अब हमने दिलचस्पी दे दी है, योग को तो अब हमने हाईलाइट कर लिया है। अगर हम योग नहीं छोड़ते तो इंडिया में आसानी से कोई भी पैंडेमिक नहीं फैलता। लेकिन चूंकि हमने अपने कल्चर पे कंप्रोमाइज़ किया, इस वजह से हमारे यहाँ बीमारियाँ ज़्यादा आ गई। जब हमने वेस्टर्न फूड खाए, जब हमने चाइनीज़ फूड्स खाए, तो हम डायबिटिक हो गए। हमने इंडियन कल्चर का जो फूड है जब छोड़ दिया, तो दूसरी बीमारियों ने यहाँ पर अपना घर बना लिया। तो आप अपने कल्चर को एनालाइज करेंगे, उसके बाद प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द लर्नर, जो लर्नर है यानी कि जो पढ़ने वाला है, जो बीपीएड कर रहा है, जो एमपीएड कर रहा है, जो फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहा है, उसने कितना पहले से उसको कितना पता है, ठीक है, वो किस चीज़ के लिए रेडी है, तो उसका स्टेटस भी हमें पता होना चाहिए जब हम एम एक सिलेक्ट करेंगे। और स्कूल की फिलॉसफी क्या है एजुकेशन से, स्कूल क्या समझता है एजुकेशन क्या है। बहुत सारे स्कूल एजुकेशन को सिर्फ एक मनी मेकिंग जरिया समझते हैं कि हमें पैसा बनाना है, ठीक है। लेकिन कभी बहुत सारे ऐसे स्कूल भी है जिनका अपना एक विजन होता है, अपना एक मिशन होता है, तो उसको भी आपको अपने एम जब सिलेक्ट करेंगे, ये भी एक फैक्टर है, उसको भी आपको मद्देनजर रखना है, ध्यान में रखना है। तो तीसरा जो पॉइंट है, ये हम डिजाइनिंग करिकुलम फिजिकल एजुकेशन कर रहे हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो है आईएलओ। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इंटेंडेड लर्निंग आउटकम। आप क्या चाहते हैं कि आउटकम कैसा होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए जो लर्निंग है वो 3 प्रकार की होती है, 3 टाइप्स की होती है। एक होती है कॉग्निटिव लर्निंग, जो मेमोरी से रिलेटेड होती है। एक होती है अफेक्टिव, जो आपके बिहेवियर में दिखती है। और एक होती है मोटर लर्निंग, जो आपके फिजिकल यानी कि साइकोमोटर लर्निंग जिसे हम कहते हैं। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर, कॉग्निटिव लर्निंग, अफेक्टिव लर्निंग और मोटर लर्निंग के बारे में, कि फिजिकल एजुकेशन की जो है उसमें लर्निंग किस प्रकार की होती है। तो आपको पता होना चाहिए इन लर्निंग या क्या कहते हैं लर्निंग टाइप्स के बारे में, ठीक है। तो इंटेंडेड लर्निंग आउटकम जो है, जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पर दे दूंगा। अगर मैं आज बच्चों को पढ़ा रहा हूँ कि ब्लड प्रेशर के बारे में मैं पढ़ा रहा हूँ, और ब्लड प्रेशर के बारे में जब मैंने पढ़ाया है उनको, तो मैंने ब्लड प्रेशर मेजरिंग apparatus भी साथ लाया है, ठीक है। और मेरा जो आईएलओ है, यानी कि मेरा जो इंटेंडेड लर्निंग आउटकम है, वो ये है कि बच्चे जो है एट द एंड ऑफ दिस क्लास द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द बीपी apparatus। उनको ये पता होना चाहिए कि मेरा ये आईएलओ है कि बच्चों को आखिर में जो मैं पूछूंगा, तो उनको ये आइडेंटिफाई होना चाहिए कि बीपी apparatus कैसा होता है, जिससे हम ब्लड प्रेशर नापते हैं, मेजर करते हैं। और मेरा आईएलओ, मैं उसमें ऐड और चीज़ करूंगा कि मेरा आईएलओ ये है, मेरा इंटेंडेड लर्निंग आउटकम ये है कि बच्चे बीपी मेजर कर सकेंगे, दे विल बी एबल टू मेजर द ब्लड प्रेशर। तो मैं उसी हिसाब से उनको पढ़ाऊंगा कि फिर मैं एट द एंड ऑफ द क्लास जब उनका जो एग्ज़ाम जो होता है, जो असेसमेंट मैं करूंगा, तो मैं हर एक बच्चे को कहूँगा बताओ भाई बीपी कैसे मेजर करते हैं, और वो प्रैक्टिकली मुझे करके देंगे, ठीक है। तो ये आपका मोटर लर्निंग में आ जाता है, उनको पता चल जाता है, और कॉग्निटिव उनको याद भी रहता है, ठीक है। और फिर उनके बिहेवियर में आ जाता है, अफेक्टिव भी आ जाता है, ठीक है। तो ये है इंटेंडेड लर्निंग आउटकम। उसके बाद आपको सिलेबस के बारे में कुछ पॉइंट्स पता होनी चाहिए, जो कि डिजाइनिंग एंड फिजिकल एजुकेशन करिकुलम में बड़ा इस्तेमाल होता है। आपका जो सिलेबस है वो अप्रोप्रिएट लेवल का होना चाहिए, इट शुड नॉट बी आउटडेटेड, ये ऑप्टिमल होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए, और ये हमारे एम से रिलेट करना चाहिए। अगर हमारा एम हेल्थ है तो हमारा सिलेबस भी वैसा ही होना चाहिए, ठीक है। और इट शुड नॉट बी टू एडवांस भी नहीं होना चाहिए कि बच्चे समझ ही ना पाए। तो ये वाली स्लाइड में स्किप करता हूँ, और मैं आपको ये बताता हूँ कि मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन, कि हम करिकुलम को इवैल्यूएट कैसे करेंगे, ठीक है। यानी कि जो हमने करिकुलम अब डिज़ाइन किया हुआ है नया वाला, तो अब उसको इवैल्यूएट कैसे करेंगे। उसमें जो मेथड है वो आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे दिए हुए हैं। सबसे पहला है डिस्कशन। आप डिस्कशन के ज़रिए से इसको इवैल्यूएट करेंगे, एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से, इंटरव्यू, ओपिनियन, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनर, शेड्यूल, प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स है जिनसे हम करिकुलम को इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो कहने की बात ये है कि जब आप करिकुलम किसी जगह पर अप्लाई करेंगे, नया करिकुलम, खासकर फिजिकल एजुकेशन की जब हम बात करेंगे, तो उसको इवैल्यूएट करने के लिए आपके पास कई मेथड्स है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो नीड फॉर करिकुलर रिवीजन, क्यों ज़रूरत है कि करिकुलम को रिवाइज किया जाए, वो इसलिए है ताकि सोसाइटी की नीड जो है वो हमेशा चेंज होती रहती है। अब
एक ज़माने में सोसाइटी की नीड जो थी वो हेल्थ थी, एक ज़माने में सोसाइटी की नीड स्पोर्ट थी, एक ज़माने में सोसाइटी की नीड कुछ और होगी। तो हमेशा तो करिकुलम को रिस्ट्रक्चर किया जाता है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ सोसाइटी, ठीक है। और कभी कभार क्या होता है, अननेसेसरी यूनिट्स आ जाते हैं हमारे सिलेबस में, तो उनको एलिमिनेट करने के लिए भी रिवाइज करते हैं हम करिकुलम, ठीक है। और लेटेस्ट मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या है, न्यू नॉलेज, न्यू कंटेंट, न्यू प्रैक्टिसेस, तो उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए भी हमें करिकुलम को रिवाइज करना पड़ता है, ठीक है। दैट इज वाई what is the need for curriculum revision is to restructure the curriculum according to the needs of learner society, ठीक है। तो मैं तो आज इधर ही ख़त्म करूँगा अपना जो मेरा ये छोटा सा लेक्चर था, आप जो करंट सिनेरियो ऑफ फिज़िकल एजुकेशन इन इंडिया, या फिज़िकल एजुकेशन को क्या समझा जाता है और इसे क्या समझना चाहिए था और समझना चाहिए हमें अभी भी, तो उसके ऊपर मैंने ये छोटी सी आपसे गुफ्तगू की, शॉर्ट टॉक जिसे हम कहेंगे, एक इंट्रोडक्शन था। तो आइंदा वीडियोस में जो आगे हम वीडियोस आएंगे उसमें हम जो नेट लेवल का जो सिलेबस है, जो यूजीसी ने फ्रेम किया हुआ है, उसके जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, चाहे इसे फिजियोलॉजी में हो, चाहे स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स में हो, चाहे हेल्थ एजुकेशन को हो या स्पोर्ट मैनेजमेंट की हो, तो हर एक यूनिट में से हम कुछ टॉपिक्स जो कि अक्सर आते हैं एग्ज़ाम में, तो उनके ऊपर हम ऐसे ही लेक्चर बनाएंगे। तो आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो के बारे में पता चल जाएगा। और हम आपको बेस्ट विश कहते हैं फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।